सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है यू टर्न के ऑनलाइन चैनल पे, यू टर्न स्पिरिचुअल पे। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मुमुक्षु कल्याणी जी। 7 साल से हॉस्टल में ही पढ़ती थी तो मुझे घर के 4 दीवारों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। को मारसा ने क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं इंटीरियर डिजाइनर पढ़ रही हूँ। आत्मा का डिजाइनर कर रही हूँ कि घर का कर रही हूँ। तो मैं तो एकदम हक्की बक्की हो गई। हम्म। पर फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे तो मारसा के साथ ही जाना, मुझे ये एग्जाम नहीं देना। मेरे एग्जाम परिवार नहीं वाले देना भी ये। यही कहे कि, और मेरा शौक ऐसा था कि रोज की न्यू वॉच चाहिए, 7 दिन की 7 वॉच, 10-12 मोबाइल कवर्स थे। इतना उसके शौक। बाद तो मतलब इस घर में ज्वेलरी आती थी तो बस कि कल्याणी को पहननी है इसलिए आती है, अच्छा। बाकी किसके लिए नहीं आती है। मेरी कबड़ अभी भी उससे ही भरी है। अभी भगवान जाने ये लोग क्या करेंगे। और आपको अब बिल्कुल वो थॉट नहीं आता कि अभी तो इन आर्थिक दिनों में दिखाने। ऐसे लग रहा है कि कब जाके ये छूटेगा और व्हाइट कपड़े मिलेंगे। मैं भी उस दिन मैजिक में ही थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। जो मेरे 10 उंगलियों में 10 अंगूठी रहती थी, मैंने वो सारा एक झटके में हटा के 10 उंगलियों मेकअप में 10 अंगूठियां, करके इतना शौक जूलरी का। इस जिंदगी में अपने गुरु अपने बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हम्म। होते हैं। उनके सामने ही अपन पूरी की पूरी ओपन किताब रह सकते हैं। मैं इतनी डैशिंग थी कि कोई भी लड़की को अगर कोई लड़का परेशान कर दे तो उस दिन उस लड़की की कोई खैर नहीं। मतलब उसको मैं मारे बिना, उसको मैं कुछ किए बिना मैं तो चैन ही नहीं पड़ता था। आप उसको और ऐसे लड़की भी को नहीं जाके था, मारते थे? मेरे को फ्रेंड्स के लिए मेरा स्टिंग से ही बहुत था कि मैं उनकी सिक्योरिटी बन के रहूं। तो उस टाइम पे पूरा सीन चेंज हो जाता था, पूरे लड़के अंदर रहते थे और सारी लड़कियां बाहर रहती थी मुझे मिलने के लिए। यू टर्न आने वाला है कि आप इतने बोलने का शौक, बट यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग में तो एकांत में रहना पड़ेगा। मैंने तो आज बीच में ही बोल दिया था कि महाराज साहब आप मौन तो कराते हो, मेरे को एक साथ ही 5 साल का पचक दे कि मैं कोई भी गृहस्थी से बात ही नहीं करता। तो मुझे क्या। ऐसे लगता है कि मैं हर बार जो चाहती हूँ ना वो ही होता है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मुमुक्षु कल्याणी जी, धूलिया महाराष्ट्र से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्याणी जी। हम ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे और आपकी स्टोरी जानने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय। जी जय जिनेन्द्र। सो कल्याणी जी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कल्याणी जी का जन्म 4 जून 2000 में हुआ। लगभग अभी 21 वर्ष के हो गए हैं। और इनके पिताश्री का नाम है दीपक जी शेषमल जी जैन। और माता जी का नाम है शीतल जी दीपक जी जैन। दादाजी का नाम शेषमल जी जैन है। और इनका वैराग्य काल लगभग 2 साल से जान हमारे सबकी सेवा में है। और इनकी काफी अध्ययन उचित है, बहुत पढ़ाई इन्होंने धर्म की क्षेत्र में तो करी है। बट साथ ही अगर हम भौतिक दुनिया की बात करें तो इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ है। और ये सेकंड ईयर में इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग को ड्रॉप करके अपना नया रास्ता चुन लिया है, अपने जीवन का लक्ष्य साधने का रास्ता चुन लिया है। इनकी धार्मिक शिक्षा के अंदर इन्होंने उत्तराधन सूत्र, नंदी सूत्र, सुखविपाक, दशविकालेख के 5 अध्ययन और अनुत्रवाई और बृहत्कल्प सूत्र, ऐसे काफी आगम इन्होंने कंठस्थ किए हुए हैं। और साथ ही अगर थोकड़े का ज्ञान हम देखें तो थोकड़े में गमा का, जीव धड़ा, कर्म ग्रंथ के 3 भाग, गुणस्थान स्वरूप, कर्म प्रकृति आदि आदि अनेक थोकड़े इनको कंठस्थ है। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विस्तृत इन्होंने ज्ञान का अध्ययन किया हुआ है। साथ ही अगर भाषा देखें तो इनको गुजराती पढ़नी आती है और संस्कृत की और आदि की पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कल्याणी जी की स्टोरी कि इनको कैसे दीक्षा के भाव जागे, कैसे उन्होंने अपना इंटीरियर डिजाइनिंग, जहाँ पे हम सजावट करते हैं, चीजों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, वहीं से उन्होंने अपनी लाइफ का यू टर्न करते हुए इंटीरियर मतलब आत्मा की डिजाइनिंग का रास्ता चुना। तो ये आपको कैसे आपने रास्ता चुना, कैसे आपको क्या चीज मोटिवेट की, वो आप हमारे साथ शेयर करें। मेरा ये सफर 2 साल पूर्व चालू हुआ था। तो मैं इंटीरियर डिजाइनर पढ़ रही थी और मेरे दिवाली की छुट्टियां थी। तो हमको दिवाली की बाकी छुट्टियां नहीं मिलती है, इसलिए हमको दिवाली की फुल 1 मंथ छुट्टी मिलती है। और मैं लगभग 7 साल से हॉस्टल में ही पढ़ती थी तो मुझे घर के 4 दीवारों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लगभग मैं 8th स्टैंडर्ड से ही बाहर पढ़ूं। 8th से 10th मैंने मिलिट्री स्कूल में किया। देन उसके बाद में मैंने डिप्लोमा का 1st एंड 2nd ईयर इंटीरियर डिजाइनर मैंने चांदवड़ किया। और
फर्स्ट और सेकेंड ईयर डिग्री नासिक की। तो मेरी हैबिट ही वैसी हो गई थी कि मैं बहुत लोगों में रहना चाहती थी। तो मुझे घर पे शांति शांति में बहुत बोर होता था। और मेरी हैबिट थी कि मैं ड्राइंग और क्राफ्ट ज्यादा करती थी। तो मैं बहुत सारा सामान भी लेके आ गई नासिक से कि हाँ, मैं 1 महीना छुट्टी है तो मैं बहुत सारा कुछ कर लूंगी। लेकिन मैं लगभग 15 दिन तक वो सारा करके मेरा फिनिश हो गया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे कुछ क्लास ज्वाइन कर दो जिससे मेरा दिन कहीं तो सेव हो जाए, मैं दिमाग इधर उधर नहीं लगे। और मैं घर पे बैठे बैठे बोर भी हो जाती हूँ बहुत, तो मुझे कोई क्लासेस चाहिए इंटरेस्टिंग। तो फिर मम्मी ने मेरे को कहा कि आप एक बार स्थानक चले जाओ, दर्शन तो करे आओ, और सुबह सुबह व्याख्यान में तो आ ही सकते हो। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मेरी छुट्टियां हैं, मुझे एंजॉय करने दो, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर में रोज के लगभग 1-2 बजे ही सोना, उसके पहले सोने को मिलता ही नहीं था। क्योंकि बिल्कुल। इतनी सारी शीट्स वगैरह रहती थी और वो कंप्लीशन, तो हमारी जिंदगी तो उधर ऐसी थी कि हाँ बस जगते रहो जगते रहो। तो हम्म। घर पे आके अच्छा मूड रहता, और सुबह प्रवचन तो 9 से 10 रहता था। मैं उठती 10-11 बजे थी। हम्म। पर फिर उसके बाद में प्रवचन को मम्मी ने कहा, फोर्स किए, तो ठीक है एक बार सुबह सुबह जाके तो आ गए। वैसे प्रवचन सुनना पसंद तो था, इसलिए मैं फर्स्ट रो में ही बैठती थी। जब भी जाओ तो पसंद था तो आगे ही बैठो, मेरे को पीछे कभी बैठना पसंद नहीं था, मतलब स्कूल में भी या कॉलेज में भी। आपके घर में धार्मिक बैकग्राउंड था? पापा मम्मी जाते थे महाराज मेरे साहब के? मम्मी ही आगे बैठक जैसे ही रहते हैं घर में। मतलब उनको अच्छा। पानी बचाना, कंदमूल वगैरह इन सब का उनको बहुत ही ज्यादा है। तो उनके वजह से ही शायद मैं इस मार्ग पे बढ़ी हूँ। जी। फिर उसके बाद में मैंने स्थानक जाना चालू किया। तो महाराजा के शिक्षा श्री महाराजा का चातुर्मास था। फिर उनके मैंने प्रवचन वगैरह सुने, तो वो 18 पापा स्थान पे प्रवचन चल रहे थे। वो स्टोरीज वगैरह सुनना तो अच्छा लगता था। और मेन बात तो ये थी कि पापा जब भी आते थे तो उनको पूछते थे कि आज क्या सुना, तो हमको उधर बताना पड़ता था, इसलिए हमको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से सुनना पड़ता था कि पापा कुछ भी पूछ ले तो मुझे बताना है। फिर वाह। लगभग 2 साल पहले 3 नवंबर को शायद गुरुदेव का कुछ था, तो कुछ प्रोग्राम था। तो 1 नवंबर 2019 को मेरे माता जी ने जाके पूछा कि इसको 14 नियम कराने हैं, तो जब भी कोई ऐसा की अनुकूलता हो तो कृपा करावे करके। फिर मास्टर फरमाया का प्रोग्राम हो जाने दो, फिर उसके बाद में कराएंगे। फिर मैं दोपहर में गई 2 बजे, जो 2 से 4 रहता है अपना। मैं जाने के बाद सरोजी मास्टर, क्योंकि मेरे को बड़ों के पास जाना डर लगता था पहले से ही, क्योंकि मेरे को प्रतिक्रमण नहीं आता था। और फिर मेरे को ऐसा था कि मेरे को बड़े पूछेंगे और वो बोलेंगे कि तू 20 साल की हो गई, देखो प्रतिक्रमण नहीं आता है। और मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे तो बड़ी से लेकर तक आ गए थे। इसलिए मैं छोटों के पास ही बैठ गई कि उधर से ही कल्टी मार लेंगे तो कोई पूछेगा नहीं। फिर मेरे को उस दिन महाराजा ने 14 नियम कराए, और मैं आर्या जी महाराज से शॉर्ट में 25 बोल का याद कैसे करते हैं उसको सीखी। और कहते हैं ना कि जहां जाते हैं वहां के वाइब्रेशंस काम करते हैं। बिल्कुल। तो स्थानक के भी शायद और महाराजा के से कुछ वाइब्रेशंस होंगे, क्योंकि मैं 2 तारीख को जब गई तो मैंने मम्मी को बोला कि प्रतिक्रमण की बुक मेरे बैग से निकाल लो। अगर मेरे को महाराजा पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि महाराजा मैं आज भूल गई हूँ, तो मैं प्रतिक्रमण याद नहीं करना चाहती करके। ओह। फिर मैं मम्मी बोले ठीक है भाई, एक बार आज जा तो रही है। तो फिर मम्मी ने निकाल लिया। पर सेकंड डे में शायद उस वाइब्रेशन से ऐसा कुछ काम हुआ कि मुझे प्रतिक्रमण याद करने की इच्छा हो गई। तो महाराजा के प्रोत्साहन से लगभग एक दिन में मैंने अनुव्रत वगैरह ऐसी मेरी बड़ी से लेखना तक की पढ़ाई मतलब याद करना चालू हुआ। जिस दिन मेरा बड़ी संलेखना का पाठ था उसी दिन सुबह बड़े महाराजा के दर्शन करने का अवसर आया। तो सुबह मैं बैठी थी और विदाई का सब चल रहा था, कोई भजन लेने आ रहा था, कोई रो रहा था। तो क्योंकि 10 दिन में विदाई थी, अभी जो ज्यादा जुड़े थे तो वो महाराजा के पास ही बैठे थे। फिर वो आंटी महाराजा भजन गाए तो मेरे को अच्छा लगा, मैं बोली महाराजा मैं लिख लेती हूँ करके। वो आंटी भी लिख रहे थे और वो अचानक लिख लिखते रोते रोते बाहर चले गए। महाशय को लगा ये क्या हो गया करके, इसलिए महाशय बोले आपका हो गया क्या, आप बाहर पधारो। और मैं उस दिन फर्स्ट डे ही महाशय के दर्शन करी थी। तो एक बार तो मन में आया कि महाशय मेरे को पूछे भी नहीं कि नहीं है,
कौन है क्या है करके, और मेरे को तो मैं गई और मेरे को कुछ ऐसे हो गया तो मेरे को बाहर भी भेज दिया। तो उसके बाद में ध्यान में आया कि शायद वो आंटी जुड़े हुए हैं और वो रो रहे हैं विदाई के कारण, इसलिए महाराजा ने मेरे को बाहर भेजा। तो मेरा वो सॉल्व हो गया। फिर मैं वापस अंदर गई तो मेरे को महाराजा ने क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंटीरियर डिजाइनर पढ़ रही हूँ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, छुट्टियों में आई हूँ। फिर वो बोले आत्मा का डिजाइनर कर रहे हो कि घर का कर रहे हो। तो मैं तो एकदम हक्की बक्की हो गई थी, या क्या क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि मेरे बुद्धि में तो वो क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का था। हम्म। तो मैंने तो पहले कुछ जवाब नहीं दिया। फिर माया सा फरमाए कि आप आत्मा का डिजाइनर कब से चालू करोगे। फिर अच्छा। मैंने बोला कि हाँ कुछ तो मैं थोड़ा सोचने लगी। फिर 18 पापा स्थान पे भी था हम्म। व्याख्यान। फिर मैं रोज ही 2 से 4 महाराष्ट्र के जाने लगी, लगभग मैं 5 बजे घर पे आती थी। फिर मैंने एक मतलब दिन आपको धर्म की लगन, मतलब उनसे अट्रैक्शन शुरू हुआ जब चातुर्मास एंड होने वाला था और एंड विदाई होने होने वाली वाला थी। था, 10-15 दिन बचे थे बस चातुर्मास के 10-15 एंड। दिन बचे थे और तब से हाँ आपकी थोड़ी बहुत ये शुरुआत हुई। हाँ। फिर हम्म। उसके बाद मैं जब घर पे आती थी तो मेरे को रात में फुल एसी में सोती थी, फुल फैन में भी, लेकिन मुझे इतना पसीना आता था क्योंकि मैं एकदम बहुत ही विचारों में थी। महाराष्ट्र के 18 वापस का व्याख्यान सुन के मुझे कुछ तो कि हाँ ऐसा है ये जीवन। तो मैं उसके बारे में सोचने लगी कि क्या है, तो वो विचारों ने मुझे रात को सोने नहीं दिया। फिर एक दिन जिस दिन महाराज ने ये प्रश्न पूछा, उनके भाई भी वहां आए हुए थे महाराज के दर्शन करने। हम्म। तो वो बैठे हुए थे, तो महाराज साहब फरमाए कि आप बड़ी संलेखना का पाठ याद कर लो, उसके बाद में गेम खिलाऊंगी। बोले महाराज साहब गेम खिला दो, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि बड़ी संलेखना जैसे हार्ड पाठ मैं अभी आपको याद करा के सुना दूं, इसलिए आप हम्म। मेरे को तो गेम खिलाओ। तो महाराज साहब ने मेरे को याद करने की कुछ ट्रिक बताई कि आप जिनको मानते हो उनके प्रति समर्पित होके आप याद करो। अभी तब तो मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरे हम्म। सामने कोई महाराज थे, तो मैं बोली ठीक है अपन तो इनके पास ही बैठे, तो अपन इन्हें ही याद कर लेते हैं। फिर वंदना वगैरह करके मैं याद करने बैठी, लेकिन गोष्ठी का समय भी हो रहा था तो महाराज साहब बोले गेम खेल लेते हैं। हम्म। फिर बोले डिबेट खेलते हैं संसार और संयम का। तो मुझे ओके। टॉपिक दिया संसार और उनके भाई को दिया संयम। तो मालूम नहीं मेरे अंदर से एकदम आया महाराज साहब मेरे को संयम दो, उनको संसार दो, मुझे क्यों संसार टॉपिक दे रहे हो। अच्छा, तो महाराज आपने साहब बोले 10 मिनट संयम टॉपिक खेल चूज लो। किया। हाँ तो मैंने बोला कि मेरे को संयम का टॉपिक दो, उनको संसार का दो। फिर हम्म। वो बोले पहले आप ये ले लो, फिर उसके बाद फिर हमारा डिबेट चला कुछ 5-10 मिनट। मासा को कुछ लगा होगा, फिर मासा फरमाया कि आज रात को आ सकते हो क्या। हम्म। तो मेरे को तो वही चाहिए था क्योंकि मैं डे फर्स्ट से चाहती कि मैं बड़ों से बात करूं, पर मेरे को डर लगता था। फिर मेरा धीरे धीरे जब मैं बात करने लगी तो मासा ने मेरे को बोला कि रात को आ सकते हो। लिटरली उस दिन मेरी हालत ऐसी थी, मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और मेरी सबसे फेवरेट है महाराष्ट्र की खिचड़ी। ओके। तो वो उकल रही थी, पर मासा के यहाँ जाने का टाइम हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। मैंने 2 स्पून उसमें से निकाले, बस मैंने पूरे प्लेट में घुमा दिए और मेरे को मारासा के जाना है करके मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बस वैसे ही दौड़ी भागी कि नहीं मेरे को मारासा के जाना है। फिर मासा मेरे को संयम का बहुत ऐसे उद्बोधन दे रहे थे, प्रेरणा कर रहे थे, क्योंकि मारासा के उस टाइम पे टॉपिक ही वो चल रहा था कि 18 पाकिस्तान का क्रम चल रहा था, रोज एक पाकिस्तान पे। तो मेरा वैसे ही दिमाग आधा हिला हुआ था। फिर मासा ने कुछ मेरे को क्वेश्चंस वगैरह किए कि आपको कुछ क्वेश्चन है इस संयम मार्ग के प्रति। तो मैंने ऐसे दीक्षा बहुत सारे देखी है, मुझे इस जीवन की जानकारी भी है, लेकिन मैं ही कुछ इतनी भोगों में उलझी हुई थी कि मेरे को कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ संयम का। फिर मैंने मास्टर को कहा कि इस जीवन का तो मुझे जैसे मालूम है क्योंकि मैं ट्रेकिंग वगैरह की हूँ, तो मुझे सामान उठाना वगैरह वो भी कोई नया नहीं है, मैं वो कोई भी प्रॉब्लम ठीक है। नहीं होगी ट्रैकिंग वगैरह की भी है तो फिर सामान उठाने में आराम से आप कर सकते हो विहार वगैरह। हम्म। हाँ हम्म। तो फिर और कपड़े वगैरह धोना तो हॉस्टल का काम ही वो है, आधे तो उसमें ही रहते हैं। फिर मुझे किसी का टेंशन नहीं था, बस मुझे था कि पढ़ाई, क्योंकि मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरे को प्रतिक्रमण का भी ऐसे होता था, भौतिक जो अपनी अंदर की जो थोकड़े है ग्रंथ वगैरह मैं कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि ये जीवन में आने के बाद तो पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे टेंशन था मैं इस जीवन में आ भी गई, पूरी जिंदगी तो मैं बैठे बैठे निकाल नहीं सकती, तो मुझे पढ़ना है।
तो मैंने कहा कि अगर आप मेरी जिम्मेदारी लेते हो कि आप पढ़ाई करा सकते हो तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। क्योंकि महाराज के व्याख्यान से ही मुझे और महाराज के उस प्रश्न ने ही मुझे बहुत ज्यादा हिला दिया था। फिर उसके बाद महाराज साहब बोले कि जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, जैसे अपनी नौका अगर किसी के हाथ में अपन थमा देते हैं, वैसे समर्पण जैसे बढ़ते जाता है वैसे से ज्ञान भी बढ़ते जाता है। तो बस मेरे ये दिमाग में फिट हो गया। और महाराज साहब ने मुझे एक दो दिन में जब मेरा कंफर्म हुआ कि जाना है, तो महाराज साहब ने मुझे लगभग टारगेट दिया कि 21 नवंबर को अपन धुलिया छोड़ने वाले, तो आपको प्रतिक्रमण पूरा करना है। पहले तो मैं महाराज साहब से इतनी अटैच भी नहीं थी, पर तो भी ये था कि महाराज साहब कराने वाले तो होने वाला है। हो जाएगा। लगभग 10 दिन बचे थे घर छोड़ने के लिए भी और धुलिया छोड़ने के लिए भी। उस 10 दिन में महाराज साहब ने मेरा A to Z प्रतिक्रमण पूरा याद करवाया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे महाराज साहब से अटैचमेंट भी बढ़ती गई, महाराज साहब मेरे को बहुत सारा पढ़ाते भी गए। तो और घर वालों ने मैंने एक ही बार में बोला कि मुझे महाराज साहब के जाना है। मतलब एक बार ना हम शेंगदाने का जो तेल निकलता है उस फैक्ट्री में गए थे, तो मैं मम्मी को अनुरोध सुना रही थी कि मेरी रिवीजन हो जाएगी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को जाना है महाराज साहब के साथ। मैं बोले सच्ची चले जाओ, कुछ नहीं है इस संसार में, फंस के क्या करोगे। ये मम्मी का सेंटेंस था। बोले आप आज बोल रहे हो, मैं कल सीरियस हो जाऊंगी तो आप मेरे को मना मत करना। तो बोले नहीं नहीं मैं मना तो नहीं करूंगी। फिर मैं बोले पापा से बात कर। फिर एक दो दिन में पापा से भी बात की। और उस टाइम मेरी सिचुएशन ये थी कि 27 नवंबर को मेरे फाइनल्स थे, सेकेंड ईयर के टर्म के फाइनल्स थे। और 21 नवंबर को मैंने धुलिया छोड़ा। बस 7 डेज मेरा एग्जाम का पीरियड बचा था। पर फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे तो महाराज साहब के साथ ही जाना, मुझे ये एग्जाम नहीं देना। पूरे एग्जाम परिवार नहीं वाले देना भी ये यही कहे कि 7 दिन में तो एग्जाम है। हाँ, कि 7 दिन में आपने एग्जाम है डिसाइड तो कर उससे लिया क्या उस होने टाइम वाला पे? है, एक बार एग्जाम दे दो। कि जी। मेरे को महाराज साहब के साथ ही जाना है, एग्जाम नहीं देना। ओके। फिर उसके बाद ना मैं सामान लेने गई, पीछे से मेरी भी सिस्टर है, उसने ही मेरा पूरा सामान वगैरह लाया। हम्म। तो घर वालों ने मुझे 1 मिनट में ही बस थोड़ा पूछ लिया कि हमारी बेटी इस संयम पद पर आगे बढ़ रही है, हमको तो खुशी है। बस जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लेना, महाराज साहब अच्छे लग रहे हैं इसलिए आपको जाना है, ये नहीं है। पूरा सोच समझ के उस जीवन की जानकारी लेके उसके बाद आप डिसीजन लेना। और मेरी बहन 6 महीने ही हुए थे कि वो मेरे साथ ज्यादा अटैच थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी तो घर वालों से इतना संपर्क भी नहीं था। मेरी एक छोटी सिस्टर है जो अभी 12th पास आउट हुई है, तो वो कभी घर से बाहर नहीं रही। वो जब भी गई उसकी मम्मी की याद की वजह से उसको वहां से लाना ही पड़ा। तो हमको ये टेंशन था कि इसकी 11th है 12th है, दुनिया में इतना हाई क्लास नहीं है जितना उसको एमबीबीएस के लिए आगे चाहिए था। तो नीट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैंने मेरे जिम्मेदारी पे कहा कि मैं हूँ तो मैं संभाल लूंगी, तो एक बार आ तो जा। तो फिर मेरा एक लक्ष्य था उस टाइम पे कि इसको मम्मी की याद एक दिन भी नहीं आए। तो उसको जब भी उठाना तो मैंने इतना लाड़ प्यार से उसको उठाया, तब जाके उसकी मेरी अटैचमेंट थोड़ी तब बढ़ी। नहीं तो अब तक हम बस दोनों बहनें बोलने को थी, लेकिन वो वाली अटैचमेंट नहीं थी। मतलब पूरी मम्मी वाली तो केयर दी आपने फिर उनको उस और टाइम पे? 6 महीने ही हुए थे और मैं तो मानसा के पास आ गई। उस टाइम पे ही उसका केयर करने का अवसर मेरे को फर्स्ट टाइम ही मिला था, क्योंकि वो निकली घर से फर्स्ट टाइम और मेरे हॉस्टल में ही थी। तो वो मैं तो को बोलती थी कि तू दोनों का साथ में रूम लेते हैं। तो मैंने बोला तेरे को अगर तेरे पैर पे खड़ा रहना है तो तेरे को तो अलग से कमरा लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लड़कियों का रूम था, 2 लड़कियां नहीं रहेगी तो आपको वहां से एडजस्ट होना आना चाहिए। तो उसको मैंने 2 रूम छोड़ के उसका रूम था, लेकिन उसको मैंने मेरे रूम में नहीं लिया, क्योंकि मैं एक बहन आ जाऊंगी और एक लड़की रहेगी तो वो एडजस्टमेंट सीख नहीं पाते अपने लोगों में। ऐसे मेरा मानना था इतने ईयर्स के अनुभव से। इसलिए फिर मैंने उसको मेरे रूम में भी नहीं लिया कि तू अलग ही रूम में ले, भले तू दिन में 10 बार मेरे पास आ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रहना तो रूम में ही है, क्योंकि जो रूम के काम वगैरह है सारा सीखने को मिलता है, ये लक्ष्य था। तो फिर उसको अटैचमेंट भी थी और मैंने अचानक ये डिसीजन ले लिया। फिर वो घर पे जब उसको बुलाया तो वो मम्मी पापा तो मान गए, वो बोले तू इसको मना ले, तो हमारी मनाही नहीं है। लगभग मेरे दीदी और जिया जी रहते दुनिया में, उन्हें रात को 1 बजे तक उसको समझाया कि ये जीवन क्या है कैसे है सारा। फिर
उस दिन तो इतने गुस्से में थी, मुझे पूछा भी नहीं कि पानी पिया नहीं पिया, मेरे 24 उपवास होगा था उस दिन, क्योंकि सारे ही मूड में नहीं थे, क्योंकि मेरे डिसीजन वो था करके। फिर अगले दिन जब महाराजा घर पे विराजमान थे, 2 दिन पधारे थे महाराजा, क्योंकि ये हम्म। एरिया फरेस्ट का था। हम्म। फिर मैं महाराजा का जब विहार था इस घर से, तो मेरे को भी था कि मैं इनके साथ ही विहार करके एक बार तो घर छोड़ूंगी, फिर बाद में पैकिंग करने आ जाऊंगी। तो हम्म। मैंने इसको कहा कि मेरे को पहले हाँ भरो कि आप जा रहे हो, और मेरे को गुड़ खिला के आशीर्वाद दे के कहो तो मैं पारना करूंगी, तो मैं आज पारना नहीं करूंगी। हम्म। सबने मेरे को स्वीकृति भी दे दी, मेरे को बिल्कुल भी अंतराय नहीं आई, ऐसे कहा तो भी चलेगा। पर बहन तो एक रहती है, थोड़ी लाडली रहती है, तो वो जिद तो अपने को पूरी करनी थी, इसलिए वो एक था। बाकी तो बिल्कुल भी अंतराय किसी की भी मेरे को अंतराय इस नहीं, जीवन पापा में की एंट्री करने को तो नहीं, कल्याणी जी, आपको किसी किसी की भी की भी अंतराय नहीं। नहीं आई? पापा, मम्मी, दादी, दादा, नहीं, किसी की भी नहीं? किसी की भी नहीं। मतलब सब एक बार खुश में थे गो हेड का सिग्नल निर्णय मिल से। गया आपको? हाँ। मतलब सब समझने वाले थे, सब संयम की महिमा को जानने वाले थे, सब जानने वाले थे कि एक्चुअली जो मार्ग आप चुनने जा रहे हो वो अच्छा ही है, और जिस रास्ते में उससे बेटर ही है। सो पूरा सपोर्ट मिला फैमिली का, तो उसकी तरफ से आपको कोई पूरा मुश्किल कठिनाई मतलब नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपको क्या के चीज बाद एकदम क्लिक करी कि मुझे संयम के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या ये समर्पण की वजह से था, या आपको आपके गुरुनी की तरफ अट्रैक्शन था, या आपको क्या चीज ऐसे लगी कि बस मुझे इस बात पे ट्राई करना चाहिए और आगे जाकर? महाशा ने एक बात फरमाई थी व्याख्यान में, हम्म। कि इस संसार में सहयोग वियोग पल पल में होता है। किसी हम्म। का सहयोग हो जाएगा तो किसी का वियोग होना ये निश्चित है। हम्म। तो महाशा का था कि मुझे उस प्रभु से परमानेंट वाला सहयोग करना है, कि उससे मेरा कभी वियोग नहीं हो सके। हम्म। और अट्रैक्शन भी था महाराजा का, समर्पण की बात भी थी, क्योंकि लाइफ हम्म। में फर्स्ट टाइम ऐसे कोई बोलने वाला था कि अपने कोई गुरु होना चाहिए, और उनके प्रति पूरा समर्पण रखते हैं तो ज्ञान बहुत जल्दी चलता है। क्योंकि हम्म। ये चीज मैंने खुद भी बहुत ज्यादा अनुभव की है, इसलिए मेरा लक्ष्य तो समर्पण की तरफ ही था। उसके बाद फिर वो जो सहयोग वियोग का मानसा मेरे को एग्जाम्पल देके समझाते थे, कभी रात में कभी कुछ, तो उस टाइम से लगा कि ये भी इंटरेस्टिंग लाइफ है, कुछ तो ट्राई करना चाहिए लाइफ में, अगर कुछ सारा ही हटके किया है। क्योंकि मेरी फील्ड भी पूरे फैमिली में मैंने अकेली ने चॉइस की, मिलिट्री में भी मेरे फैमिली में मैं गई हूँ, ट्रैकिंग भी की है, तो सारा हटके है, तो ये भी हटके कुछ होना चाहिए। और अच्छा। इसलिए फिर मैं सोची कि उन्होंने अगर मेरी नैया को संभाल लिया है, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मतलब मेनली समर्पण, और समझ के लिया आपने जो भी डिसीजन लिया कि सहयोग वियोग तो होना ही है, तो परमानेंट सहयोग की वजह से मुझे इस पथ पे आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे ऐसे सहयोग करूँ कि वापस वियोग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। और आपको एडवेंचरस लाइफ का तो शौक था ही, तो ट्रैकिंग भी की, बाहर पढ़ने भी गए, इंटीरियर डिजाइनिंग भी किया, तो व्हाई नॉट ट्राई मतलब दिस मेरे आल्सो? तो ऐसे था कि अभी हम दोनों सिस्टर्स एक साथ हॉस्टल में थे, और नासिक आपकी वैसे ही थोड़ा सिस्टर हाई आपकी फाई है। सिस्टर की क्या एज है? आपसे कितने कितने साल का डिफरेंस है आपकी सिस्टर में और आप में? 4 इयर्स का डिफरेंस है लगभग, 4 इयर्स। वो 18 इयर्स के होंगे अभी शायद। हम्म। तो हमारा ऐसे था, हम दोनों सिस्टर्स थे, तो मेरे को ऐसे था कि हॉस्टल की इतनी फीस है, कॉलेज के इतना है, तो पापा को कब तक तकलीफ देंगे। हम्म। हर बार पैसे मंगाते पापा तो भेज ही देते। और मेरा शौक ऐसा था कि रोज की न्यू वॉच चाहिए, मतलब 7 दिन की 7 वॉच थी, रोज चेंज करती थी। 10-12 मोबाइल कवर्स थे, उसको भी 1-2 दिन में चेंज करती थी। इतना उसके शौक? बाद बहुत ज्यादा मतलब इस घर में ज्वेलरी आती थी तो बस कि कल्याणी को पहननी है इसलिए आती है, अच्छा। बाकी किसी के लिए नहीं आती है। ना बहन को शौक है, मम्मी वैसे ही कम करते हैं, तो जितना भी लिपस्टिक आना है, आईलाइनर आना है, कुछ ज्वेलरी, मोबाइल, मतलब फुल जो जो भी आना है, मटेरियलिस्टिक शौक होते हैं वो सब फुल शौक आपको रहे, चाहे ज्वेलरी का, बहुत चाहे ज्यादा, कपड़ों का, चाहे मोबाइल कवर्स का, हर चीज का। बहुत मेरी कबड़ अभी भी उससे ही भरी है, अभी भगवान जाने ये लोग क्या करेंगे। और आपको अब बिल्कुल वो थॉट नहीं आता कि अब वो सब मुझे आगे शौक तो मिलने वाले हैं नहीं, कोई भौतिक शौक मिलने वाले हैं नहीं,
मुझे ड्रेस चेंज करनी होगी तो मैं क्या चेंज करूंगी, ज्वेलरी चेंज करनी तो क्या पहनूंगी, वो थॉट अभी तो आज इन के दिनों में जमाने ऐसे में। लग रहा है कि कब जाके ये छूटेगा और वाइट कपड़े मिलेंगे। वाओ, अब थॉट एकदम रिवर्स हो इसलिए चुका है कि कब वो छूटेंगे और कब वाइट कपड़े पहनेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कल्याणी जी की स्टोरी में कि सबसे लेट आपकी दीक्षा खुली, जो कि सबसे अभी 13th दीक्षा जो खुली है आचार्य श्री के मुखारबिंद से, वो कल्याणी जी की खुली है। और वो 1 दिसंबर को खुली है कल्याणी जी। हाँ, हाँ, 1 दिसंबर, मतलब 2-3 दिन पहले ही आपकी दीक्षा खुली है। और इतना सरप्राइज था सबके लिए, और किसी को मालूम नहीं था कि आपकी दीक्षा, आपको खुद को भी मालूम नहीं होगा। क्या फीलिंग्स रही आपको आपकी जब मालूम पड़ा कि दीक्षा आपकी 9 तारीख को होने वाली थी पाड़ में? इस बार तो क्या था, मेरे 10 नवंबर को जैसे आज्ञा पत्र हुआ, तो सबकी इच्छा थी कि 9 तारीख का इतना अच्छा मुहूर्त बता रहे हैं तो क्यों ना मेरी भी हो जाए। लेकिन पापा की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत शौक पानी से मेरे हर प्रोग्राम और सारा कराना था। उनको स्पेसिफिक टाइम चाहिए था, 1-1.5 महीने का। और मेरे एकांतर चल रहे थे तो मेरे पार नहीं कम आ रहे थे। तो फिर ऐसे था कि 2 महीने रहेंगे तो 1 महीना सब हो जाएगा और 1 महीने प्रोग्राम जैसे कुछ डिसाइड था। फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद की। आज्ञा पत्र के दिन तो सीन ऐसे था कि सबको खुशी होती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि मेरे पापा इधर साइन कर रहे थे और मोनिका दीदी की उसी दिन दीक्षा खुल गई। दोनों की खुल गई थी और मेरे को ऐसे था कि मेरा सबसे कम वैराग काल है, लगभग 2 साल है। बाकी मोनिका दीदी तो 5 साल घर में स्ट्रगल करके आए। प्रियल दीदी भी लगभग 1.5-2 साल के ही है। और मैं छोटी भी हूँ, तो मेरे को ऐसे था कि मैं भी इनके साथ ज्वाइन हो जाऊंगी तो बहुत अलग ही मजा रहेगा। मैंने हम्म। बहुत ज्यादा ट्राई भी किया, पर पापा बोले कि मुझे दिसंबर में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सीजन का पीक रहता है, तो हम्म। मेरे से पॉसिबल नहीं है। और मैं 1.5 महीने में उसमें भी कुछ 15-20 दिन ही थे ऐसे कि मैं कुछ प्रोग्राम कर सकता हूँ। पापा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हम्म। पर सब महाराजा की भी थी, पूरे परिवार की भी थी कि इतना अच्छा मुहूर्त है तो क्यों अंतराय दे करके। पर पापा की हम्म। वजह से सारे थे कि ठीक है, नहीं है तो फरवरी या मार्च देख लेंगे। पर 30 नवंबर को जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि मेरे को फरवरी मार्च का कुछ भी लिंक नहीं लग रही है कि आपकी हो सकती है, तो अपन मई में देखेंगे। तो उस दिन मेरे तो हाल ऐसे हो गए कि अभी मैं क्या करूं, मेरे को मई तक तो रुकना नहीं है। फिर इतने संसति मेरे को वापस कब मिलेंगे, इतना समोसरन कब लगेगा, मैं बहुत ज्यादा हार चुकी थी। मैं दीक्षा मेरे आज्ञा पत्र के दिन ही मैं इतनी हार गई, मेरे को ऐसे लगा था कि मैं पर्वत के चोटी पे पहुंच ही रही थी कि किसने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई। क्योंकि सबको अच्छा। आस थी कि आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है और आपकी दीक्षा भी खुलने वाली है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव में ही थी। पर एंड में भी 3 बजे तक भी, दोपहर के 3 बजे तक भी देखा कि पापा का कुछ मूड ही नहीं बना कि हाँ भर दूं। फिर मैं 3-4 दिन बहुत अपसेट भी थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करके। फिर मेरे ठीक है, अभी नहीं है अंतरा है तो और भी क्या कर सकते हैं, और 2 महीने लेट सही। तो मैं भावी आचार्य महेंद्र मुझे माँ से ये भी फरमाया व्याख्यान में कि पापा के आंखों में तो खुशी थी कि मैं आज्ञा पत्र दे रहा हूँ, लेकिन बेटी की आंखों में तो आंसू का खेद था कि इसकी दीक्षा नहीं खुल रही है। तो मैंने अभी मैं कर भी कुछ नहीं सकती हूँ, मैंने मनाने की कोशिश भी की, अभी मेरे ही अंतरा है, नहीं टूट रही है तो मैं क्या करूँ। फिर 30 तारीख को जब ये हुआ कि मुहूर्त नहीं है, तो मैंने घर पे बता दिया पापा को कि मुहूर्त नहीं है मेरे लिए, अच्छा फरवरी और मार्च, और गुरुदेव मना कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट मैं होगा कर। फिर उसके बाद में पुनीत भैया है यहाँ पे, जो एक धर्म भाई के तरह मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर धनवंती आंटी है जो धर्म माता है, उन्होंने पूरा ही धर्म माता का रोल निभाया पूरे 2 साल में। तो कल्पेश भैया है जो धर्म पिता के समान है, और कांतिलाल दादोसा, दादी सा, ये सारे ही एक धर्म से ही। मैं जब माता से जुड़ी उसके बाद इन सबसे मेरा कांटेक्ट हुआ वापस से एक बार, मतलब पापा को लगभग 10 बार समझाया होगा उस पीरियड में, तो भी पापा नहीं माने थे। और सबने और एक बार रिस्क ली कि कुछ तो हो सकता है, इसलिए वो एक बार वापस मिले। दादो सा तो उधर ही थे, दादी सा उधर थे, लेकिन मेरे जो धर्म माता पिता है, भैया है धर्म,
उन्होंने सारा एक बार रिस्क लेने का ट्राई किया कि इसको समझा के देखते हैं इनके पापा को एक बार। हम्म। तो पापा थोड़ा थोड़ा मूड बना। लगभग रात को 11:45 बजे स्थानक में वो दादाजी जो नीचे थे भैया सोए हुए, उन्होंने मुझे आवाज दिया। तो फिर मैं नीचे उतरी, फिर पुनीत भैया इन सबसे मेरी रात में बात हुई कि पापा का थोड़ा मूड बना है। उसके बाद में जब सुबह 5 बजे पापा का फोन आया कि ठीक है अपने को दीक्षा खुलानी है, तब जाके रात भर तो मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मेरे को फील हो रहा था कि गुरुदेव ने दीक्षा ऐसे हाथ करके खोल दी है, और एक दीक्षा, और गुरुदेव के चेहरे पे की स्माइल देख के मेरे को पूरी रात भी नींद नहीं थी। मेरे को फील हो रहा था कि मेरे साथ वैसे हो रहा है। और उसके बाद 5 बजे सुबह वैसे ही हुआ जैसे मेरे को फील हो रहा था। पापा ने हाँ कहा, फिर मैंने सबको समाचार दिए, दादा साहब ने आके वो खुलवाया। और जब मैं गुरुदेव के दर्शन को गई, जो मैंने रात को देखा था कि ऐसे होने वाला है, सेम का सेम सीन, मतलब वो सीन शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, वो सीन मेरे साथ हुआ। क्योंकि अचानक खुलना, ये बहुत ही मतलब 8 दिन पे जो पापा ने 50 लोगों पे मेरा आज्ञा पत्र कराया था, और कितने ही लोगों में दीक्षा कराने वाले थे, हम्म। पर उन्होंने हाँ भरना, ये मेरे लिए उनका इतना बड़ा बलिदान बहुत ज्यादा मायने रखता। वाह, ये तो लिटरली गुरु कृपा ही हुई कि आपको बहुत ज्यादा। स्वीकृति भी मिल गई, आपके मन की मनोकामना भी पूरी हो गई, और सब चीजें अपने आप अपनी प्लेस पे सेट हो गई। प्रकृति ही सारा ऑटोमेटिक काम मेरा पार कर रही थी, ऐसे लग रहा है। अभी भी इतने फंक्शंस हो रहे, यहाँ जाना वहां जाना, लेकिन सारा अरेंजमेंट धीरे 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 सारा ओके ओके सब आपके अनुकूल हो रहा है। सक्सेस तो ये हुआ। एक्चुअली धर्म का प्रताप है, ये एक्चुअली गुरु कृपा है, और यही महापुरुषों की दिव्य दृष्टि है कि उनको पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि सब चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है। सो हाँ साथ ही बिल्कुल। कुछ आपको आचार्य श्री की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तो कुछ ऐसे आचार्य श्री बहुत ने आपको ज्यादा। कुछ बोला हो, कुछ ऐसी लाइन आपको बहुत मोटिवेट करने के लिए कुछ आपको आचार्य श्री ने फरमाया हो, कुछ जो गुरुदेव ने फरमाया हो, तो वो आप हम सबको बताएं। हम जब गुरुदेव की सेवा में लगभग 3 दिन पिपाड़ में थे, तब हम गुरुदेव तो हमको कहते कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा कम बोलता हूँ अभी, हम्म। सब सारा अभी भारी सारे है, महेंद्र मोहित जी मारा ही करते हैं, लेकिन तो भी आप हो, इसके लिए अभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब भी देखते ही हो कि अभी गुरुदेव बहुत ज्यादा कम बोलते हैं। हम्म। बस उनके एक स्माइल से बहुत बस ज्यादा काम सारे हो जाते ये हैं। दर्शन और उनकी स्माइल ही इनफ होती है। बहुत ज्यादा। तो हम 3 दिन उनके सेवा में थे, तो मैं, मोनिका दी, प्रियल दी, हम सारे बैठे हुए थे। तो भगवान ने यही कहा कि इस जिंदगी में तो गुरमीत जी महाराज आपको मोटिवेशन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, या फिर किसी गुण को और विकसाने के लिए आपको तो आपकी तारीफ करेंगे, आपको थोड़ा सा उठाएंगे कि आप और आगे बढ़े, कि जिसको ज्यादा मोटिवेट होता है वो और उठता है। पर अपने को तो अपने पहले के ही दिन याद करने की, अपन तो पहले बहुत ही गरीब थे कि अपने पास कुछ भी नहीं था। यहाँ आने के बाद ही अपने को धर्म पता चला है, समर्पण चीज पता चली है, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, ये पता चला है। तो फिर अपने को तो अपने पुराने दिन याद करने की, मैं तो एक गरीब ही हूँ, बस मुझे श्रीमंत इस गुरु ने किया है। इसलिए कभी भी अहंकार में, अभिमान में कभी भी मत अटकना। जो भी है वो अपने गुरनी का है, गुरु का है, ये मान के चलोगे तो बहुत ही जल्द आप शिखर को पहुंचोगे। ये उनकी लाइन मुझे ऐसा था कि उस पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वैराग काल में भी इतने लोगों से मिलना होता है, किसी के घर खाना खाने जाओ या किसी के, कोई भी, कोई कुछ सुन लेता, कोई कुछ तो थोड़ा सा उठाने का प्रयास करता ही है। जी। तो हर पल वो स्मरण था कि गुरुदेव ने कहा है कि अपने तो पुराने दिन ही याद करने की, अपन तो गरीबी है, बस मुझे श्रीमंत मुझे मेरे गुरनी ने और गुरु ने बनाया। वाह, इतना आपको टाइम दे दिया, इतना समय दे दिया गुरुदेव ने, और आपको इतना अच्छे से सुंदर रूप में आपको अहंकार का, कि हम में अहंकार कहीं नहीं जाके उसका सुंदर विवेचन दे दिया। तो ये आपके लिए तो बहुत ही गोल्डन लाइन जैसे इफेक्ट किया है आपके ऊपर। बहुत बहुत ही ज्यादा। कृपा है गुरुदेव की। अब
ऐसी कोई चीज आपको लगती है? बिहार के टाइम का, जी। हम जब विहार कर रहे थे तब थोड़े ही दिनों में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में हम जब मार्शा के साथ एक जगह ही हमको 2 महीने रुकना था, तो हम 2 महीने लगभग कचगांव में रुके हुए थे। तो समर्पण की बात कहूँ तो, और हम्म। अहंकार की भी या अभिमान की कहो, जो अपनी जनवरी में दीक्षा हुई थी, उस दीक्षा का लगभग ना उस टाइम पे मैं मार्शा के पास आई थी जयपुर से। मैं जयपुर गुरु जी महाशय की सेवा में थी। उसके बाद में मैं 1 1.5 महीना वहां रुकी, फिर महाशय के यहाँ दीक्षा पे आई थी। हम्म। फिर वहां पे ना महाशय ने मेरे को तत्वार्थ के लगभग 5 अध्ययन 5 दिन में कराया हम्म। कि इतना सा माहौल है, और तो आप तत्वार्थ कर लो, इतने गर्दी में क्या याद होगा करके तत्वार्थ सूत्र है जमा लेना। तो हम्म। महाशय की इतनी कृपा रही कि महाशय ने 5 दिन में 5 अध्ययन कराए। वाह। उसके बाद में धन्य। जब मैं कचगांव में आई, उसके बाद अब मैं तुरंत वापस जयपुर आ गई थी। फिर थोड़े दिनों बाद लॉकडाउन के जस्ट पहले पहले ही मेरा आना हुआ मानसर के पास, और मैं कचगांव में थी। तो मानसर ने वहां पे मेरे को बाकी के बच्चे हुए 5 अध्ययन कराते, इससे लगभग 10 दिन में मेरे 10 अध्ययन। उसके बाद मानसर ने दशकाली की चुलिका याद करना चालू किया। तो इससे ये समझता है कि अपना अहंकार कितना नड़ता है। तो मैंने फर्स्ट चुलिका सुबह से याद करने बैठी, शाम सूर्यास्त के 1 घंटे पहले मेरे को एक गाथा भी याद नहीं हुई। और उसके कुछ दिनों पहले ही मेरे तत्वार्थ का अध्ययन हुआ हुआ था। फिर थोड़े दिनों बाद मेरा ये चालू हुआ। फिर मैं इतनी परेशान हो रही थी कि महाराष्ट्र ने इतनी मेहनत मुझ पे की है, तो और मैं याद नहीं कर रही हूँ तो कैसे लगेगा। मतलब मैं महाराष्ट्र को ना सुनाई, दिन भर से मेरा पूरा दिन फालतू में वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने याद ही नहीं किया इसको, उस समय का उपयोग नहीं किया। मेरे को इतना फील हो रहा था। तो हम्म। मैंने महाराष्ट्र को कहा कि महाराष्ट्र कैसा दिन है ये, कि मेरे को सुबह से लगी हुई हूँ, इतना रट रही हूँ, याद हो रहा है, 2 मिनट में वापस भूल रही हूँ, तो मैं क्या करूँ करके। तो मास्टर ने मेरे को एक ही सेंटेंस बताया कि आपको तत्वार्थ के 10 दिन में 10 अध्ययन हो गए ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपको फील नहीं हो रहा है, पर भीतर में किंचित मात्र तो अभिमान आ ही गया होगा, इसलिए आपको याद नहीं हुआ। तो कितनी मेरे को इतना सूक्ष्मता से फील उन्होंने हुआ पहचान लिया कि मतलब। इतना सा होने में भी बहुत ही, मतलब उस दिन तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि अभिमान क्या होता है। मेरे को इतना हम्म। फील हुआ कि यहाँ पे तो गुरु के सामने अपन बैठे हैं, और इतने सूक्ष्मता से भी अपन अभिमान कर सकते हैं। फिर मैं मासा ने मेरे को कहा कि आप अंदर जाके 3 वंदना करो, गुरुदेव को कहो, भगवान को प्रार्थना करो कि अध्ययन जो भी करा रहे हैं मेरे गुरु जी महाशय करा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, जो भी सिखा रहे यही सिखा रहे, जो हो रहा है वो गुरु कृपा से हो रहा है। और उनको विनती करो कि मैं जो भी अध्ययन करूंगी तो मुझे बिल्कुल अहंकार मत आने देना। उसके बाद में आधे घंटे में लगभग 18 गाथा की चुलिका गुरु कृपा से याद हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि समर्पण का क्या महत्व है, अभिमान का क्या है, और अहंकार अपने को कैसे और क्या क्या डुबा सकता है। वाह। तो उससे जब अपन हटते हैं तो क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात हम सबको यहाँ पे सीखने को मिली है। जो आपको पूरे दिन भर इतने घंटों में याद नहीं हो पाया, वो जैसे ही हमारा अहंकार अभिमान हटा कि मैं कुछ नहीं कर रही, जो करा रहे हैं हमको हमारे गुरु जी महाराज साहब करवा रहे हैं, वहीं पे ही कैसे हमारे ज्ञानावर्ण्य क्रम का क्षयोपशम हो गया और हमको आधा घंटे में ही आपको इतनी 18 गाथाएं याद हो गई। तो ये कमाल का मैजिक ही लग रहा है हम सबको सुनने में आपकी स्टोरी कल्याणी जी, कि कैसे मैं खुद उस समर्पण दिन भाव से। मैजिक मैं भी उस दिन मैजिक में ही थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली ट्रू मैजिक ही हुआ है। और कैसे समर्पण भाव से और कैसे हम अपने आप को कुछ नहीं मानते हुए कितना हाइट्स, कितना ऊंचाइयों तक बढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर। अब कल्याणी जी एक और प्रश्न कि आपको अब संयम पद पे आप अग्रसर हो रहे हो, तो उसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वीकनेस है मेरी जो मैं शायद ओवरकम नहीं कर पाए, या मुझे कभी आगे जाके याद आ सकती है, या मुझे कोई चीज, आपको कोई चीज का बहुत ज्यादा शौक था और वो आपको बहुत चैलेंजिंग लगती हो, ऐसी कोई भी आपको चीज लगती है? मेरा सबसे ज्यादा शौक था कि नेल्स बढ़ाना।
नेल्स मेरे बढ़ाना। हॉस्टल में लड़कियां मेरा रोज का नेल्स बढ़ाना। हॉस्टल में रोज लड़कियां मेरी रोज नई नेल पेंट और नेल आर्ट देखने मेरे रूम में आती थी कि आज ओह। क्या किया है इसने इसके नेल्स पे। और नीचे जो हमारे रेक्टर मैम थे वो भी देखते थे रोज की, ओके आज वॉच चेंज हो गई, आज तेरी नेल पेंट भी चेंज हो गई और मोबाइल कवर भी चेंज हो गया। इन तीन का तो ज्यादा शौक था। पर जैसे ही मैं मार्सा के सानिध्य में आई तो एक दिन मुझे ऐसे लगा कि अभी अपने को तो ये कुछ चाहिए ही नहीं है। तो मैंने नेल पेंट तो लगाना बंद कर दिए थे, लेकिन मेरे नेल्स कटे हुए नहीं थे। तो मैं रोज सोचती थी, जैसे अभी मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं सोचती थी कि अभी घर जाके टाइम मिलती है नेल्स कट करना है, लेकिन हम्म। कुछ ना कुछ काम आ जाते कि मैं वो भूल जाती। ऐसे मैंने हम्म। 2-3 बार हो गया। हम्म। फिर मैंने इसके ऊपर गौर किया कि जो काम मन से नहीं चाहते हैं, हम्म। जैसे अभी अपन मन से चाहते हैं, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है तो जी जान लगा के पैसे कमाते हैं और वो गाड़ी खरीदते हैं। हम्म। तो मैंने ये सोचा कि ये काम मैं मन से नहीं चाह रही हूँ कि मुझे नेल्स कट करने हैं, इसलिए 3 दिन विलंब हो गया कि मैंने नेल्स नहीं कट कर पाई। हम्म। और उस दिन जो मैंने मन में ठाना और आने के बाद मैं तुरंत मेरे जो 10 उंगलियां, जो मेरे 10 उंगलियों में 10 अंगूठी रहती थी, मैंने वो सारा एक झटके में हटा के 10 उंगलियों कट में 10 करके। अंगूठियां, इतना शौक ज्वेलरी का। बहुत ज्यादा। वाह। मैं खुद ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, बट मुझे खुद को शौक इतना नहीं है। बट आपको से लग के सोच 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 के लग रहा है, देख देख के लग रहा है कि कैसे आप इतना बड़ा कदम ले रहे हो। नेल्स का भी शौक, नेल्स बढ़ाने का भी शौक, नेल आर्ट का भी शौक, ज्वेलरी का शौक, कपड़ों का शौक, मतलब क्या बहुत शौक नहीं ज्यादा है। ही। ऐसा है ही नहीं, खाने का पूछो वो भी पूरा है, और जो भी पूछो वो पूरे शौक है। क्योंकि मेरे को ऐसे था जो लेना है वो पूरे मजे के साथ लो। मेरे को बाइक चलाने आती थी, मैंने मेरे फ्रेंड के पापा के थ्रू बाइक सीखी मेरे 7th स्टैंडर्ड में। उसका भी मुझे ऐसा था कि इतनी फ्रीली सीखनी है कि मैं उसका पूरा मजा ले सकूं। मतलब मतलब हमारा एक किंग गाँव है साइज यहाँ। लाइफ, किंग साइज लाइफ जी आपने। आपको हर चीज का जितने भी शौक थे पूरे भी किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शौक रहे, आपके सारे शौक पूरे भी हुए हैं। और आपको कोई चीज के लिए मना भी नहीं किया गया है, तो मना भी हर चीज नहीं, की पापा फ्रीडम ही भी उस रही। एंगल से है कि मुझे मेरे दोनों बच्चियों को, हमको भाई नहीं है तो उनको ऐसे था, मुझे मेरे दोनों बच्चियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना, इनको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंड नहीं बनाना है। ये किसी के हम्म। ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि इनको ये आता है तो इनके वजह से मेरा काम अटक के रह जाए। हम्म। इसलिए उनको ऐसा था कि घर में अगर कभी बाइक पड़ी है, घर में अचानक कोई कुछ भी काम हो जाए और स्कूटी नहीं है तो अपने को बाइक भी आनी चाहिए कि उस बाइक के थ्रू अपन अपना काम चला ले। हम्म। मैं 4 व्हीलर का भी क्लास लगा था, लेकिन कुछ अड़चन की वजह से वो नहीं हुआ, तो शायद यही था। और जब मैं महाराष्ट्र से जुड़ी उस टाइम पे मेरा लैपटॉप लेने का चल रहा था, क्योंकि मैं इंटीरियर में था तो मुझे लैपटॉप की बहुत ही आवश्यकता थी। फिर पापा ने कहा कि कभी अपना आउट ऑफ में टूर होगा तो धुलिया में ऑफिस अभी अभी खुला है तो वीजा भी बना लो। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसे था, क्योंकि मैं अंदर तो सोच रही थी मुझे जाना है, फैमिली को नहीं बताया था, क्योंकि मेरा फाइनल होने के बाद ही मेरे को बताना था फैमिली में। तो मैं रोज इग्नोर करती कि मेरे को इस शॉप में जाना है, मुझे जानकारी लेनी है, मेरे को वीजा निकालना है। और उसी कुछ दिनों के बाद फिर मेरा डिसाइड हो गया मेरे को आना है। तो हम्म। ये सारे शौक मेरे को ऐसे लगता है महाराज से ये फरमाते हैं, जो मैं वीर तो नहीं कहूंगी कि मेरे को खुद को, लेकिन उनका ऐसा होता है जो कायर होते हैं वो सोचते हैं मैं छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा, वो आखिरी टाइम तक वो रह जाता है, वो कभी नहीं छूटता। और जो इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं वो छोड़ते तो एक झटके में सारा छोड़ देते हैं। तो मुझे हम्म। ऐसे लगता है कि मुझे अभी कोई भी शौक नहीं है। मतलब मेरे को खाने में डार्क चॉकलेट वगैरह जो भी पसंद है, अभी घर वाले मेरे को इतना खिला रहे हैं, पर मेरे को ऐसे नहीं कि मेरे को ये चीज खानी है और 4-5 दिनों के बाद जब दीक्षा हो जाएगी तो मेरे को ये नहीं मिलेगी। अभी तक तो मेरे स्मरण में नहीं है कि मुझे ऐसे कोई शौक बचे हैं। मतलब जो छूटा वो एक झटके में छूटा, इसलिए कोई अंदर फीलिंग नहीं है। एक झटके में सारे भोगों को ठोकर मार के आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अनुमोदना का विषय है। आ, वीरता का विषय है। हम तो सब कायर रह गए, बट आप तो वीर होके आगे निकल रहे हो। बहुत खूब आप लोग खूब को देख खूब देख के ही अनुमोदना आपकी दिल हमें से। और उत्साह जगता है कि नहीं हमें भी कुछ करना है। और जिस दिन दीक्षा खुली हम्म।
उस दिन जब मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके आई, गुरुदेव के सामने खड़ी थी, मेरे को मंगली चाहिए थी क्योंकि मुझे घर के लिए निकलना था। हम्म। तो मतलब ऐसे था कि मैंने जो सपने में देखो या जागते हुए जो मैंने गुरुदेव का फेस देखा था, आखिर में अंश भैया है जो अभी वैरागी भाई है जिनकी दीक्षा खुली है, उन्होंने जयपुर में ऐसे कहा था कि आउट ऑफ जाने के लिए वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, टिकट भी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारा वीजा भी देख लिया, ये भी हो गया, बस अभी 9 तारीख को टिकट मिलने ही वाला है। और हम्म। मुझे बहुत जनों को भी फील था कि मेरी दीक्षा नहीं खुल रही है, क्योंकि मैं लगभग सभी महाराष्ट्र से अटैच हूँ सिंघाड़े में। तो मैं जहाँ जहाँ भी दर्शन को गई, सबको था कि आपकी क्यों नहीं खुली, ऐसा वैसा। तो मैं बोली महाराज अभी अंतराय बची है और 2-3 महीने की, तो सबको आज तक ही खुलेगी। तो ऐसे लग रहा था, फील हो रहा था कि आपकी क्यों नहीं खुल रही है। लेकिन सबका मुझे मोटिवेशन ऐसे ही था, जैसे कि मम्मी है, फिर जयपुर के प्रमोद अंकल वगैरह जो भी मेरे को मिले, हम्म। जोधपुर के जो भी महेंद्र भैया है, भैया सारे जो भैया है वहाँ के, गजेंद्र भैया, सारे मेरे को यही बोले थे शायद आपका तत्काल टिकट खोलने वाला है। हम्म। तो मैं भी सबको बोलती थी शायद भैया हो सकता है कि मेरा तत्काल टिकट ही मैं फाड़ लूं। और अभी जो सिचुएशन है, तो वो मेरी तत्काल टिकट के जैसे ही है कि 8 ही दिन बचे हैं और मेरा तत्काल टिकट अभी फट चुका है। जी, तत्काल टिकट कट चुका है, टिकट मिल चुका है, इशू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और बस वेट है 9 दिसंबर की। और कब आपको लग रहा होगा कि कब मैं अपने सफेद श्वेत वस्त्र वस्त्र में आऊं और अपने साध्वी का जीवन अपनाऊं। बिल्कुल। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो, ऐसी कोई वन लाइनर, ऐसी कोई लाइन आपको बहुत महाराज साहब की हिट की है, जो आपको बहुत लगता है कि आपको दिल को बार बार वो रिमाइंड करती है, छूती है, और जिससे और लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिल सकती है? ऐसी कोई वन लाइनर या ऐसी कोई प्रेरणादायक बात आप शेयर करना चाहते हैं? मेरे ऐसा था कि हर बार मैं जो भी हॉस्टल में गई, कोई तो एक खास फ्रेंड मेरी बनती थी। कुछ ना कुछ परिचय से है, कैसे भी, तो वो हम्म। हमारे एंड तक खास फ्रेंडशिप रहती थी। जैसे अभी एंड में अभी एक कुमकुम पटनी जैसे जो है, जैनी है, तो उससे भी मेरी ज्यादा अटैचमेंट थी। तो महाराष्ट्र के यहाँ आने के बाद मैं महाराष्ट्र से मतलब फ्री थी। मैं महाराष्ट्र से स्टार्टिंग में डरती थी, क्योंकि बड़े रहते तो थोड़ा डर लगता है, घर में भी जो बड़े होते हैं तो थोड़ा डर लगता है। तो मैं महाराष्ट्र से स्टार्टिंग में डरती थी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा महाराष्ट्र से अटैचमेंट बढ़ी, महाराष्ट्र से थोड़ा फ्री होने लगी, तब मैंने महाराष्ट्र को कहा कि महाराष्ट्र जब आप फ्री मेरे को, मैं इस जिंदगी में मेरा सबसे वीक, मेरे को ऐसे कुछ लगता है कि मैं अकेले रह सकती, मतलब मेरे को इतने लड़कियों में रह के आई हूँ 7-7 8 साल हॉस्टल में, तो आपको मेरे को सबसे ऐसा लगता है कि वीक मेरे को पॉइंट क्या अकेला लगता मौत है खा, जिंदगी में? मैं अकेला नहीं रह सकती। मतलब अकेले नहीं मेरा रह ये सकते। कि मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में एटलीस्ट कोई ना कोई चाहिए बात हम्म। करने के लिए, हम्म। कुछ शेयर करने के लिए, नहीं तो मैं हम्म। किसी को कुछ बताऊँ इसके लिए। हम्म। तो मुझे ऐसे है कि इतने लड़कियों में 600-600 लड़कियों से रोज मिलना होता था, कि हम मॉनिटर्स भी रहे हुए हैं, तो फिर उतना संपर्क आता ही था। तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट है कि अकेला रहना। हम्म। एटलीस्ट इधर तो फोन से बात हो जाती थी कि अपन अकेले हैं, लेकिन किसी को हम्म। फोन लगा लो तो बात हो जाती है। हम्म। लेकिन इस जीवन में आने के बाद मेरे लिए डिफिकल्ट थोड़ा वो था। तो हम्म। महाराज ने मेरे को एक लाइन बताई थी कि इस जिंदगी में अपने गुरु अपने बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हम्म। होते हैं, उनके सामने ही अपन पूरी की पूरी ओपन किताब रह सकते हैं। तो अगर जो महाराज साहब भी बड़े हैं, जैसे गुरु जी महाराज साहब बड़े हैं, उनका अगर दिन में कुछ ही टाइम हमें मिल रहा है और पूरा टाइम कुछ काम में है, उनके स्वाध्याय में है, कभी कुछ लोगों में है, ऐसे जा रहा है, हम्म। तो उस टाइम पे अपने को ऐसे सोचना है, मेरे ये बेस्ट फ्रेंड मेरे नजदीक नहीं है, तो जो स्वाध्याय माला है उसको बेस्ट फ्रेंड मान के चलो, तो कभी भी अकेलेपन की महसूस नहीं होगा। मैं ये बोलती थी कि अब तक तो भी आप आपके स्वाध्याय में थे, आपके काम में थे, तो ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं थे अभी, तो मेरा आगम जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा इस जीवन का, वो मेरा अभी साथ था। और अभी जो गुरु बेस्ट फ्रेंड है, मैं अभी उनसे मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है, ऐसे मैं माशा को हर बार बोलती हूँ।
तो महाशय ने मेरे को यही सीख दी है कि कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा जब अपन अपने आगम को, स्वाध्याय माला को ही और समिति गुप्ती को अगर अपन अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। मतलब मेरे जीवन के अनुरूप उन्होंने इस जीवन की महिमा मुझे उस इसमें समझा दी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपके आपके जो लैंग्वेज यंग जनरेशन समझती है, जो आप समझते हो, उसी लैंग्वेज में आपको समझाने की प्रयास किया। जैसे इंग्लिश में कोटेशन भी चलता है दैट बुक्स आर द मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो उसी को बस उन्होंने महाराज साहब ने आगम से रिलेट कर दिया, स्वाध्याय माला से रिलेट कर दिया, और आपको अपना बेस्ट फ्रेंड चुनने का मौका दे दिया, और ये बता दिया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्वाध्याय माला है, हमारे साथ महाराज साहब है, गुरु विजय महाराज साहब है, हम जो चाहे उनके साथ आराम से एज अ फ्रेंड शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी संयम जीवन में जाने के बाद फ्रेंड्स को भी मिस करने का हो सकता है कि फ्रेंड्स को मिस करें, बिकॉज आप इतने टाइम हॉस्टल में रहे हो, इतने टाइम आप बाहर रहे हो, तो फ्रेंड्स तो आपके खूब बने होंगे आई एम श्योर। तो उनको ऐसा कभी लगता है कि लगभग 1000 के ऊपर है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो स्कूल में था, मैं इतनी डैशिंग थी कि कोई भी लड़की को अगर कोई लड़का परेशान कर दे तो उस दिन उस लड़की की कोई खैर नहीं। मतलब उसको मैं मारे बिना, उसको मैं कुछ किए बिना मैं तो चैन ही नहीं पड़ता था कि तूने मेरे फ्रेंड को, लड़कियों को तू परेशान क्यों कर रहा है। आप उसको और ऐसे लड़की भी को नहीं जाके था। मारते थे? हाँ क्योंकि मेरे को अच्छा, ऐसे था ये कि तो मेरे अलग कोई ही भी आपका फ्रेंड्स को रूप कोई भी देखने को। लड़का आकर परेशान करने का किसी को हक नहीं है। वाह, मतलब इतने बोल्ड रहे तो आप मेरे स्कूल टाइम को में भी। बहुत ज्यादा ही, मेरे को फ्रेंड्स के लिए मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत था कि मैं उनकी सिक्योरिटी बन के रहूं। तो और मेरे पापा के भी वही है कि ये हमेशा बोल्ड बन के रहे। और ऐसे नहीं है कि जो मैंने मारा है ये तो गलत ही है, पर मैं उसको छुपाती भी नहीं थी। मैं खुद ही जाकर सर को बोल रही थी कि मैंने आज आज इस लड़के को मारा है, लेकिन उसकी ये गलती थी। तो मैं भी फ्री होके ही बोलती थी, तो अगले दिन सर उसकी ही बैंड बजाते थे। हाँ, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में हॉस्टल में गई, तो मेरे 7th स्टैंडर्ड के जो सारे फ्रेंड जो 7th स्टैंडर्ड तक मेरे साथ थे, तो मैं उनको मिलने भी आती थी। मतलब ब्रेक में जब जब मेरे को छुट्टियां मिलती थी तो मैं एक दिन तो जाती थी स्कूल में, सारे टीचर्स को मिलने, सारे फ्रेंड्स को मिलने। तो मैं बीच में के ब्रेक में जाती थी। तो उस टाइम पे पूरा सीन चेंज हो जाता था, पूरे लड़के अंदर रहते थे और सारी लड़कियां बाहर रहती थी मुझे मिलने के लिए। तो मेरे को ऐसे था कि मैंने लड़कों को भी थोड़ा सा ये करके रखा है कि नहीं, आपकी हमारे सामने नहीं चल सकती। अमेजिंग अमेजिंग, ये तो आपके बारे में बहुत ही अलग जानकारी हमको मिली कि इतने बोल्ड आप रहे कि सब लड़के भी आपसे डरते थे, राइट? और मैं गाड़ी चलाते वक्त भी अगर कोई फोन पे बात करता है, मैं उनको भी रुका के बोलती थी कि भैया, एक्सीडेंट होने से अच्छा है कि आप 2 मिनट रुक जाओ और फोन पे बात कर लो। मुझे वो भी पसंद नहीं था। तो मेरे को पीछे से मम्मी बोलते थे, तू ऐसे लोगों को बोलती मत जा, तू तो हॉस्टल चली जाती है, पीछे से अगर कोई हमारे घर पे आ जाए तो हम क्या करेंगे। मैं मम्मी को यही बोलती थी, कोई इतना फ्री नहीं है जो अपने घर आ जाए, इसलिए जिनको जो बोलना है। तो मेरे से बोलना कंट्रोल होता ही नहीं था। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई तब भी विहार करते करते कोई बीच में आ जाए, स्टार्टिंग में मेरे मुंह से वो भी निकल जाता था कि भैया, महाराज साहब पैदल चल रहे, आप थोड़ा देख के चलो। और धीरे धीरे महाराज साहब ने इतनी मिठास भर दी बोलने में। संयम जीवन में तो अब आप एकदम यू टर्न आने वाला है कि आप इतने बोलने का शौक, इतना सबसे मिलने जुलने का शौक, बट यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग में तो एकांत में रहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में तो मौन रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने में रहना पड़ेगा। तो कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ रही और रहने वाली है आपकी। सो उसके बारे में क्या थॉट है आपका? मैंने बीच में ही बोल दिया था कि महाराज साहब मौन कराते हो, मुझे तो 5 साल का करा देना कि मेरे को गृहस्थी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि मेरे को अभी चाहिए इस जीवन में बस महाराज साहब का साथ। मेरे को उनसे ही है, जो भी काम है मेरा, जो भी अध्यात्म चाहिए उनसे ही मिलने वाला है। तो मैंने तो महाराज साहब को बीच में ऐसे ही कुछ बात चल रही थी तब यही बोल दिया था कि आप मौन तो कराते हो, मेरे को एक साथ ही 5 साल का पचक देना कि मैं कोई भी गृहस्थी से बात ही नहीं करता हूँ। 5 साल गृहस्थी से बात नहीं करूंगी, ऐसा आपने बोला हमारे सबको? मैंने मासा को बोला तो था, अभी वो कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो नहीं मालूम, लेकिन मेरी भावना तो रखी थी। कमाल है, मतलब खुद को इतना चैलेंज आप दे रहे हो
कि इस लाइफ से एकदम इस लाइफ में जाने के लिए आप जितना चैलेंज खुद को, जितनी खुद की परीक्षा आप कर सकते हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप उसमें एकदम परिपक्वता से आगे बढ़ो। बहुत बहुत गजब ही आपने चुना कल्याणी जी। मैं खुद ही इतनी इंस्पायर्ड हो रही हूँ आपकी स्टोरी सुन के। बट जैसे आपको देखा इतने टाइम, और जब आपकी एक्चुअल स्टोरी मालूम पड़ रही है, कैसा लगता है कि कितने बोल्ड, कितनी एक्सट्रोवर्ट, बाहर की दुनिया में हर चीज का शौक रखने वाले, खाने पीने का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, सब चीजों का शौक रखने वाले, पूरा यू टर्न करके संयम जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपको देख देख के खूब अनुमोदना आ रही है। ऐसे ही जिन शासन को हम रत्न मिल रहे हैं, रत्न संघ को भी एक बहुत ही अनमोल रत्न मिल रहा है। मनोज परिवार की कली अब रत्न संघ में आने वाली है। बहुत हर्ष का फीलिंग आ रही है मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर बार जो चाहती हूँ ना वही होता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे उस जगह नहीं जाना है, तो कुछ तो ऐसे भला, मतलब पूरा डिसाइड हो गया कि पूरे प्रोग्राम भी फिक्स हो गए, पर मेरा मन है कि मुझे वहां नहीं जाना है, तो प्रकृति ऐसा साथ दे रही कि मेरा वहां तक जाना ही नहीं होता। और मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे जैसे 1-1.5 महीना पहले घर पे रहना पड़ता है आज्ञा पत्र के बाद, जैसे दीक्षा खुलने के बाद 1-1.5 महीना घर रहते हैं। मुझे पहले से इच्छा कम, मुझे 1.5-2 महीने में कैसे रहूंगी, मुझे इतनी आपकी आदत है। और मैं इतना सोचती थी, माँ से कोई बोलती थी, माँ से ये 2 महीने मेरे को 2 साल के जैसे भी मैं निकालना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और हालांकि प्रकृति भी मेरा साथ दे रही है, और अभी आप देख ही रहे हो कि 8 ही दिन ऑटोमेटिकली मुझे घर पे, प्रकृति ने 8 आपका दिन भी साथ नहीं, दिया। लगभग 5-6 दिन ही घर पे मैं रहने वाली हूँ, तो मेरा ये भी प्रकृति ने साथ दे दिया। मतलब आपके सारे मनोरथ एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा। जो 3 हमारे मुख्य मनोरथ है वो तो उसमें दूसरा मनोरथ तो पूरा होने जा ही रहा है। बट साथ ही ऐसा भी आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ हुई जा रही है। तो क्या कहूँ मैं, खूब मतलब सब गुरु कृपा और सब उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आपकी इतनी तीव्र मनोभावना, इतनी दृढ़ विश्वास और निश्चय की वजह से ही सब चीजें पॉसिबल होती जा रही है। मैं कुछ विहार का बताना चाहूंगी हाँ बताओ। कि हम महाराष्ट्र से जब राजस्थान गुरु जी महाराज की सेवा में जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा हमको विहार के भी अनुभव आए। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि किस तरह से सेवा हो सकती थी, और इतने साल तक, 19 साल तक मैं इस सेवा से वंचित रह गई। तो गवेषणा करते थे महाराज साहब, उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, तो जो भी कुछ प्रॉपर होता था नहीं होता था, तो हमारी जो, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि संयम जीवन में जो जो आवश्यक है, कि कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे विहार कैसे होता है, फटाफट तैयारी करके कैसे निकलना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, वो पूरी ट्रेनिंग मेरी ये 2 साल में हो गई ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि लगभग 1000 किलोमीटर का विहार मेरे हो गया, तो मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं खुद को भी एक बार परीक्षा कर ली कि हाँ मैं विहार कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। 1000 बीच में किलोमीटर महाराजा ने जो दिन के 20-20 किलोमीटर विहार किए थे, तो उस टाइम पे भी मैं महाराजा को ये बोलती थी कि महाराजा मैं भी सामान उठा लेती हूँ, क्योंकि क्या पता मेरे से आगे क्या होने वाला नहीं होना, तो मैं मेरी परीक्षा अभी कर लूँ। ऐसे मेरे को महाराज साहब जैसे जैसे समझाते थे, हम जब गुजराती बुक्स पढ़ते थे, संयमीना हृदयमा एक जो बुक है, हम खामगांव में पढ़ते थे, उसमें मैं इतनी इंस्पायर होती थी। फिर से जो हमको समझाते थे कि इतने इतने महान संस्कृति है, उनकी सेवा करने से कैसे लाभ होता है, क्या है, इन सारी चीजों से ऐसे लगता था कि कुछ कुछ ट्राई करना चाहिए। इसलिए मेरे को ऐसे था कि हर इसको मैं, मेरी खुद की एग्जाम पहले मैं खुद ले लूं, उसके बाद में मैं इस जीवन में प्रवेश करूं। मतलब आप खुद को एकदम पूरा आपने तैयार कर लिया, आपका ऐसा मन था कि आप मैंने पूरा तो खुद नहीं को किया, तैयार रेडी कर लो। महाराज साहब के प्रोत्साहन से ही मुझे प्रेरणा मिलती थी कि ये करना चाहिए। हाँ, वो तो है ही, महाराज साहब की कृपा और उनकी मोटिवेशन की प्रेरणा के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। बट साथ ही आपका भी अच्छी से तैयारी भी हो गई, जिससे कि आगे जाके आप रेडी रहो, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलताएं आए, आप हर चीज के लिए रेडी हो। और 1000 किलोमीटर का विहार किसे कहते हैं,
तो ये एक बहुत क्योंकि विहार एक बहुत मुख्य अंग है संयम जीवन का। कभी भी विहार करना पड़ जाता है, और पूरे 8 महीने तो विहार लगभग विहार में ही जाते हैं। सो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हम विहार तो आराम से कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी चीज अनटच्ड नहीं रही, कोई भी ऐसी चीज नहीं रही कि जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की कि आगे जाके आपके साथ डिफिकल्ट होने वाली है। सब चीजों का आपका एक्सपीरियंस पहले ही मैं उस महाराज जगह साहब में। को हर बार यही बोलती थी हाँ। कि महाराज साहब आपको जो अध्ययन दीक्षा के लिए आवश्यक है आपने वो मुझे करा दिया। फिर महाराज साहब ने लगभग 3 घंटे में मुझे साधु प्रतिक्रमण दीक्षा आज्ञा पत्र का 14 नवंबर को उन्होंने मुझे याद करा दिया, 3 घंटे बैठा के, कि आपको तो 3 घंटे में इसको याद करना है। जहाँ आपको डर लगता था तो कि जैसे मैं दिन भर याद लेके कैसे बैठना है, ये करूंगी, मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए, कैसे मेरे को होगी, टारगेट दे वही। दिया कि आपको 3 घंटे बैठना है और ये मुझे पूरा चाहिए। जी। जहाँ आपको याद करने में डर लगता था कि मेरी पढ़ाई कैसे होगी, आप मेरी जिम्मेदारी लोगे पढ़ाई की, तभी मैं आपके साथ चलूंगी आगे। और वहां आपको इतनी फटाफट चीजें याद हो रही है। 10 दिन में 10 अध्ययन तत्वार्थ के, 3 घंटे में आवश्यक सूत्र याद, श्रवण सूत्र याद हो रहा है। मतलब ये तो मैजिक ही हो रहा है, सामने हमको साक्षात मैजिक ही दिख रहा है कि गुरु कितनी गुरु कृपा की की कृपा की वजह से आपके साथ। बहुत ज्यादा मैजिक की समझती हूँ इस लाइफ का, कि मेरी पहले के लाइफ में मेरे को जो पढ़ाई करता था, मेरे को ऐसे था कि 10th तक जब तक मेरा करियर नहीं है तब तक मेरे को बस पास होना है। मेरा करियर शुरू होने के बाद में मुझे मेहनत करनी है। हम्म। इसलिए मेरा तो वही मोटिव था। इसलिए यहाँ पे आप, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज भी हार्ड है, तो मेरे को थोड़ा डर था। पर महाराज साहब की कृपा से, गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत ज्यादा ही मुझे कृपा है उनकी। मतलब हर क्षेत्र मैं में उनको वही आपका। बोलती थी, मैं सारा तो आपका हो गया लेकिन मेरी दीक्षा ही नहीं खुल रही है। मैं रोज ये सेंटेंस रखती थी। मैं तो और रेडी हूँ, बट दीक्षा फाइनली रेडी नहीं है अभी मेरे लिए। हाँ। जी। तो हर क्षेत्र में आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, चाहे वो अध्ययन के विषय में हो, चाहे विहार के विषय में हो, चाहे खाने पीने के, क्योंकि कैसे भी खाना पीना मिल सकता है, कैसी भी गोचरी आ सकती है। तो आपको एकांतर किया आपने इतने लंबे समय में, तो उसका भी उपवास की भी परिपक्वता आ गई, उसमें आपकी तपस्या की भी प्रैक्टिस हो गई। सो हर चीज में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो अब दीक्षा खुल हाँ, गई आप है, 9 सब दिसंबर को कल्याणी जी की दीक्षा है। जी कल्याणी जी। 9 तारीख को आप सब जन मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और इस जिस श्रद्धा से मैं इस संयम जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, उसी ही श्रद्धा से, जिससे बोलते सीए के जैसे लेना सीए जैसे पालना, वैसे ही मुझे मेरा पूरा जीवन इसमें उसी तरह बिताना है। तो उस को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सब, पिपाड़ नगरी में जो संत से हरी भरी है, जहाँ पे इतने महापुरुष का जन्म भी हुआ है, और जहाँ से उस क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है, गुरुदेव गुरु हस्ती गुरु हीरा, उन्होंने जैसे नाम चमकाया है पिपाड़ का, उसी नगरी में ये 9 तारीख को गुरुदेव आचार्य प्रवर 1008 हीरा चंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से ये दीक्षा होने जा रही है। आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे बच्चे। जी कल्याणी जी, सबका खूब खूब आपके पास, आपके ऊपर मंगल कृपा है। खूब आप संयम में आगे बढ़े और सबको मार्गदर्शन दे, और भक्तों के मसीहा बन के सब तरफ जिन शासन का नाम रोशन करें, जिन शासन को दैदीप्यमान करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमको आपके जीवन का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समय यूटर है। टीम की तरफ से। जय जय। जय जिंदगी।